हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज से हम लोग करने जा रहे हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 1 कुषाणों के समय। कला की जो गांधार शैली थी वो कुषाणों के समय में फली फूली थी। और देखिए यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर से कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ था वो थी कला की गांधार शैली। और इसका जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ वो कुषाण काल में हुआ। और सर्वप्रथम ये कहा जाता है कि जो बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ था वो भी गांधार कला शैली में ही किया गया था। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 1 श्रीरंगपट्टनम में। तो देखिए टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनवाई, जहाँ पर उसने 1792 में अंग्रेज़ों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था उसमें संधि की थी। और 1799 में वो जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वो शहीद हो गया था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जंतर मंतर का निर्माण किया था। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 4 कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था, महाराजा जयसिंह ने किया था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी कि उन्हें सन 1877 में भारत की जो है साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। अब है आपका प्रश्न नंबर 5 कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे। तो देखिए महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 5। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। तो देखिए साइमन कमीशन पहली बार भारत 1928 में आया था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसका जो गठन हुआ था साइमन कमीशन का वो नवंबर 1927 में लंदन में किया गया था और ये 1928 में पहली बार भारत आया था। अब अगला प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी कि कांग्रेस पार्टी ने सन 1929 में, किस सन में, सबसे पहले सन 1929 में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। प्रश्न नंबर 8 है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो देखिए 1919 में जलियांवाला बाग त्रासदी हुई थी। तो इस तरह इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग त्रासदी के कारण ही प्रसिद्ध है और उससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। तो देखिए वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए। अब अगला है प्रश्न नंबर 10 कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी कि पाकिस्तान का जो अलग राज्य का आंदोलन था उसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। प्रश्न नंबर 11 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो सन 1885 में हुई थी। इस तरह आपका सही है इसमें ऑप्शन नंबर डी। अब अगला है प्रश्न नंबर 12 कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो सही है। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 13 कि मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं। तो देखिए जो प्रश्नकाल के समय जो मुंडा जनजातियां थी उनकी सर्वाधिक संख्या जो है बिहार में थी। वर्तमान में इनकी जो सर्वाधिक संख्या है वो झारखंड में है। और ये जो जनजातियां हैं वो मुख्यतः छोटा नागपुर में निवास करती हैं। मध्य प्रदेश में भील, गोंड आदि जनजातियां पाई जाती हैं और असम में बोडो, राभा, दिमारा आदि जनजातियां निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश में कोल, थारू, खरवार आदि जनजातियां पाई जाती हैं। तो इस तरह हम प्रश्न के हिसाब से कह सकते हैं कि जब प्रश्न बना था तो उस समय जो है मुंडा जनजातियां सर्वाधिक उनकी संख्या कहाँ थी, बिहार में थी। और वर्तमान में जो उनकी
सर्वाधिक संख्या है वो झारखंड में पाई जाती है। अब अगला है प्रश्न नंबर 4 कि क्वेश्चन नंबर 14 है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए कि जो लक्षद्वीप टापू है वो अरब सागर में स्थित है जो दक्षिणी पश्चिम भारत में स्थित है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी पश्चिम भारत। अब प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब। तो देखिए दिए गए ऑप्शन में पंजाब ऐसा राज्य है जहां पे लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब में। प्रश्न नंबर 16 है कि सर्वाधिक तेल निर्यातक देश है अल्जीरिया, ईरान, नाइजीरिया, सऊदी अरब। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर डी कि दिए गए जो आपको ऑप्शन है उसमें सबसे ज़्यादा जो तेल निर्यातक देश है वो सऊदी अरब है। प्रश्न नंबर 17 है कि बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है। तो देखिए जो बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है वो 5.5 फुट की होती है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18 है कि निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं। तो देखिए जो निकोलस कॉपरनिकस थे वो ये बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के। तो निकोलस कॉपरनिकस ने क्या बताया कि जो भी ग्रह होते हैं वो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यही बताने के लिए वो प्रसिद्ध थे। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न नंबर 19 है कि गोबी का मरुस्थल है चीन में, पश्चिम अफ्रीका में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में या दक्षिण अमेरिका में। तो देखिए गोबी मरुस्थल आपका स्थित है चीन में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 है कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो पूछा जा रहा है कि जो बिहार राज्य है वो किन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में स्थित है। तो देखिए ये आपका स्थित है, इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए की लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के बीच में ये स्थित है। प्रश्न नंबर 21 है कि सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, लंदन, पेरिस, रोम या फ्रैंकफर्ट से। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी कि सीन नदी कहाँ से होकर बहती है, किस नगर से, वो पेरिस से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 22 है कि स्वेज नहर जोड़ती है। देखिए जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर किसे जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 23 है कि ओजोन परत बताता है। पूछा जा रहा है कि ओजोन परत किस चीज़ को बताता है। तो देखिए जो ओजोन परत है वो पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत के बारे में बताता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 24 है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। तो देखिए समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान जो है वो क्या है, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी ध्रुव। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25 है कि एस्पेरांटो क्या है। पूछा जा रहा है कि एस्पेरांटो क्या है। तो देखिए इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी। एस्पेरांटो क्या है, ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। एस्पेरांटो क्या है, ये एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई है। प्रश्न नंबर 26 है कि स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं। तो देखिए स्विट्जरलैंड में जो मेनली बोली जाती हैं भाषाएं वो हैं जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन सा कथन असत्य है। अब कई सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये आपका सही है।
बी है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही ऑप्शन है। फिर सी है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा। तो इसमें कौन सा गलत है, कौन सा असत्य है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। और डी भी पढ़ लेते हैं। डी है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये सही है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 28 है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है। पूछा जा रहा है अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और उसमें विवाद हो जाए तो वो किसे सौंपा जाएगा? तो देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो वो सौंपा जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29 है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है वो भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का। तो इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये सही है, ये अधिकार है। इसको भी है कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। तो देखिए 29 आपका गलत होगा कि जो राष्ट्रपति होता है उसे राज्यों की मुख्यमंत्री के जो की नियुक्ति है उसका अधिकार नहीं होता है। जो राज्य के निर्वाचन के पश्चात जो संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है वो क्या करता है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो अगर राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है ये आपसे पूछा जाए तो इसका जवाब होगा जो संबंधित राज्य का राज्यपाल होगा वो उस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं होता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30 है कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। तो देखिए, अगर कोई धन विधेयक है जो लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो गया है तो राज्यसभा इसे मैक्सिमम जो है 14 दिन तक सिर्फ रोक सकती है। कितने दिन तक रोक सकती है? सिर्फ 14 दिन तक। कब? जब वो लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो गया है। अगला प्रश्न नंबर 31 है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, या फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो देखिए, अगर भारतीय संविधान में किसी तरह का संशोधन करना है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर किसी तरह का अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए जो विधेयक है वो या तो हम लोकसभा में ला सकते हैं या तो राज्यसभा में ला सकते हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 32 है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? पूछा जा रहा है कि जो आपको स्टेट के नाम दिए गए हैं उनमें से किनके उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही, मतलब जो गुवाहाटी और महाराष्ट्र इन दोनों में ही। अगला प्रश्न नंबर 33 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? पूछा जा रहा है कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है? तो देखिए, 1946 का जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ उसके द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता जो है वो मुख्य न्यायाधीश के साथ 25 थी। इस समय उच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य जो है न्यायाधीश हैं। तो ये जो भी जितने भी ऑप्शन हैं इसमें सही नहीं है। तो इसमें आपका सही होगा कि इस समय जो है उच्चतम न्यायालय की अगर हम बात करें, इस समय अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसमें 34 जो है न्यायाधीश है, जिसमें एक आपका जो है मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 जो है और न्यायाधीश होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। तो देखिए, प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन यानी अमेंडमेंट एक्ट विधेयक कब लाया गया? तो देखिए कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडमेंट करने के लिए सबसे पहले जो विधेयक लाया गया था वो 1951 में लाया गया था। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी 1951। प्रश्न नंबर 35 है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। पूछा जा रहा है कि सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया?
30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत या 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो देखिए भारतीय संविधान के 35वां जो संशोधन अधिनियम था 1974 में जो हुआ था, उसके तहत सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य की संज्ञा प्रदान की गई, किंतु यह भारत क्षेत्र का राज्य नहीं था और वास्तव में जो सिक्किम को जो राज्य का दर्जा मिला वो 36वें संविधान का संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा 26 अप्रैल 1975 में जो है 22वें राज्य के रूप में इसे सम्मिलित किया गया। तो अगर पूछा जाए कि सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया तो उसमें आपका सही आंसर होना चाहिए कि 36वें संशोधन के अंतर्गत, और इस ऑप्शन में हमें दिया नहीं हुआ है। ठीक है, अब अगला प्रश्न नंबर 36 है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिए भारत में पंचायती राज की जो अनुशंसा के लिए समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 37 है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जो पंचायती राज प्रणाली है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, ये सही है ऑप्शन आपका। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ये भी सही है, क्योंकि पंचायती राज प्रणाली किसके लिए होती है, गांवों के लिए होती है। किसके लिए, उन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त हो सके। ऑप्शन नंबर सी है कि जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो 37वां जो प्रश्न है उसमें आपके सारे ही ABC सही हैं, तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी कि इनमें से सभी सही हैं। अब प्रश्न नंबर 38 है कि वर्ष 1992 और 93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन है लगभग, तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी 5000 करोड़ रुपए। ठीक है, कि वर्ष 1992 और 93 के लिए जो वित्तीय घाटा प्रदर्शन था वो लगभग 5000 करोड़ का था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 39 है कि पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है। तो इसमें देखिए आपका दिया गया कि प्रथम 1951 से 1956 तक सही है, द्वितीय 1956 से 1961 तक ये भी सही है, फिर तृतीय दी हुई है कि 1961 से 1966 तक ये भी सही है। तो इसमें आपका गलत होगा ऑप्शन नंबर 4 कि चतुर्थ के बारे में कहा जा रहा है कि 1966 से 1971 के बीच में। तो देखिए जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से 1966 तक चली थी और उसके बाद तुरंत ही जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो शुरू नहीं की जा सकी और 1966 से 1969 के मध्य 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो 1969 में जाकर ही प्रारंभ की जा सकी थी, जो कि 1974 तक चली थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना लागू कब हुई, 1969 में लागू हुई और वो कब तक चली, 1974 तक चली। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 40 है कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। तो देखिए इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर बी कि अप्रत्यक्ष कर। जो भारत सरकार का जो राजस्व है उसका प्रधान स्रोत क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। प्रश्न नंबर 41 है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। तो देखिए जो सूर्य से प्रकाश चलता है वो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट लेता है। ठीक है, तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट। प्रश्न नंबर 42 है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहे और क्रोमियम की मिश्र धातु है। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 43 है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना या पानी में चीनी का घुलना। तो देखिए अगर आपसे भौतिक परिवर्तन का कारण पूछा जा रहा है तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी कि पानी में चीनी का घुलना क्या है, भौतिक परिवर्तन का कारण है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 44 है हमारा, 44 है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। किसके ऊपर से जब भाप गुजरेगी और कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, एल्यूमिनियम के, तांबे के, कार्बन के या लोहे के। तो देखिए इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए
कि जब एल्यूमिनियम के ऊपर से जो है भाप गुजरेगी तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। प्रश्न नंबर 45 पूछ रहा है कि पेस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पूछा जा रहा है कि पेस्चराइजेशन में क्या होता है, कि दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। ये आपका गलत है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, ये भी आपका गलत है। फिर अगला पूछा जा रहा है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, तो ये तीनों ही आपके गलत हैं। देखिए पेस्चराइजेशन होता क्या है। देखिए पेस्चराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित ताप पर कीटाणु रहित किया जाता है और साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो दूध की खाद्य महत्ता है और जो क्रीम लेवल है उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े उस पर। ठीक है, तो इसमें क्या किया जा रहा है पेस्चराइजेशन पे, कि दूध को एक जो है निश्चित ताप पर जो है कीटाणु रहित किया जा रहा है कि उसमें किसी तरह के कोई कीटाणु ना रहें। साथ में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो दूध की जो खाद्य महत्ता है, मतलब जिसको खाने के लिए जो उसका वो है वो खराब ना हो और उसकी क्रीम लेयर पे भी कोई प्रभाव ना करे। और जो पेस्चराइजेशन है इसे करने के लिए जो है सामान्य तौर पर दूध को 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक रखकर प्रशीतकों द्वारा 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, जिससे क्या होता है जितने भी उसमें रोगाणु हैं, जो भी उसमें बैक्टीरिया हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, कि इसमें जो भी दिया है वो सही नहीं है। प्रश्न नंबर 46 है कि एम्फीबिया बताता है कि एम्फीबिया क्या होता है। बहुत तेजी से चलने वाली नाव को, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, या जल और स्थल दोनों ही पर रह सकने वाले पशुओं को। तो देखिए एम्फीबियन वो होते हैं, वो उन पशुओं को कहा जाता है जो जल और स्थल दोनों पर ही रह सकते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, कि एम्फीबियन कौन होते हैं। एम्फीबिया क्या बताता है, उन पशुओं के बारे में जो जल में भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और स्थल दोनों पर ही रह सकते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। 7 है कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 किया परोपजीवी कीट यानी इंसेक्ट पैरासाइट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो मलेरिया होती है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी द्वारा फैलाई जाती है। किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी होता है उसके द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। तो देखिए परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है, होमी जहांगीर भाभा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 49 है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है। तो देखिए अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है विक्रम साराभाई को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, कि वी साराभाई। प्रश्न नंबर 50 है कि शीघ्रोत्पादी रिएक्टर यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है किस तरह। पूछा जा रहा है कि जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो किस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको उत्पन्न करता है। तो देखिए ये क्या करता है कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या बता रहा है कि इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। तो ये क्या करता है, जो भी फ्यूल सामग्री है, जो भी ईंधन है उसको जो जलाया जाता है उसके द्वारा जो पुनः उत्पन्न किया जाता है उसी के द्वारा ये काम करता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस। नमस्कार।